थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये कहानी सुनना ज़रूर। कहानी सुनकर आंसू आ जाएं तो जान लेना कि आपकी भावनाएं जीवित हैं। बहुत पुरानी बात है कि कोई 8-10 साल पहले की। मैं अपने एक मित्र का पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली के पासपोर्ट ऑफिस में गया था। उन दिनों पर इंटरनेट पर फार्म भरने की सुविधा नहीं थी। पासपोर्ट दफ्तर में दलालों का बोलबाला था और खुले आम ही दलाल पैसे लेकर पासपोर्ट के फार्म बेचने से लेकर उसे भरवाने, जमा करवाने और पासपोर्ट बनवाने का काम करते थे। मेरे मित्र को किसी कारण से पासपोर्ट की जल्दी थी, लेकिन वो दलालों के दलदल में फंसना नहीं चाहते थे। हम पासपोर्ट दफ्तर पहुंच गए और लाइन में लगकर हमने पासपोर्ट का तत्काल फार्म भी ले लिया। पूरा फार्म भर दिया। इस चक्कर में कई घंटे निकल चुके थे और अब हमें किसी तरह से पासपोर्ट की फीस जमा करवानी थी। हम लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन जैसे हमारा नंबर आया तो बाबू ने खिड़की बंद कर दी। कहा कि समय ख़त्म हो चुका है, अब आप कल आइएगा। मैंने उसकी मिन्नतें की। उससे कहा कि आज पूरा दिन हमने खर्च कर लिया है और बस अब केवल फीस जमा करानी बाकी है, कृपया फीस ले लीजिए। तो बाबू बिगड़ गया। कहने लगा कि आपने पूरा दिन खर्च कर दिया है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्या? अरे सरकार ज़्यादा लोगों को इस काम के लिए बहाल करे। मैं तो सुबह से अपना काम ही कर रहा हूँ। मैंने बहुत अनुरोध किए पर वो नहीं माना। उसने कहा कि बस 2 बजे तक का समय होता है, 2 बज गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं समझ चुका था कि सुबह से वो दलालों का ही काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही बिना दलाल वाला काम आया तो उसने अब बहाने शुरू कर दिए हैं। और हम भी अड़े हुए थे कि बिना ही अपने पद का इस्तेमाल किए और बिना ऊपर से पैसे खिलाए इस काम को अंजाम देना है। मैं ये भी समझ गया था कि अब कल अगर आए तो कल का भी पूरा दिन निकल ही जाएगा, क्योंकि दलाल हर खिड़की को घेर कर खड़े रहते हैं और आम आदमी वहां तक पहुंचने में दिल बुला उठता है। खैर मेरा मित्र बहुत ही मायूस हुआ। उसने कहा कि चलो अब कल आएंगे। मैंने उसे रोका, कहा कि रुको, एक और कोशिश करता हूँ। बाबू अपना थैला लेकर उठ चुका था। मैंने कुछ कहा नहीं और चुपचाप ही उसके पीछे हो लिया। वो उसी दफ्तर में तीसरी या चौथी मंजिल पर बनी एक कैंटीन में गया। वहाँ उसने अपने थैले में लंच बॉक्स निकाला और धीरे धीरे अकेला ही खाना खाने लगा। मैं उसके सामने की बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने मेरी ओर देखा और बुरा सा मुंह बनाया। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। तो उससे मैंने पूछा कि रोज़ घर से खाना लाते हो? तो उसने अनमने से कहा कि हाँ, रोज़ घर से ही लाता हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत काम है, रोज़ बहुत से नए नए लोगों से मिलते होंगे। वो पता नहीं क्या समझा और कहने लगा कि हाँ, मैं तो एक से एक बढ़कर अधिकारियों से मिलता हूँ। कई IAS, IPS विधायक और ना जाने कौन कौन रोज़ यहाँ आते हैं। मेरी कुर्सी के सामने बड़े बड़े लोग इंतज़ार करते हैं। मैंने बहुत गौर से देखा। ऐसा कहते हुए तो उसके चेहरे पर अहंकार का भाव था। मैं चुपचाप उसे सुनता रहा। फिर मैंने उसे पूछा कि एक रोटी तुम्हारी प्लेट से मैं भी खा लूँ? वो समझ नहीं पाया कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। मैंने एक रोटी उसकी प्लेट में उठा ली और सब्जी के साथ खाने लगा। वो चुपचाप मुझे देखता रहा। मैंने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। वो चुपचाप रहा। मैंने फिर उसे कुरेदा, तुम बहुत ही महत्वपूर्ण सीट पर बैठे हो, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास आते हैं, तो क्या तुम अपनी कुर्सी की इज्जत करते हो? अब वो चौंक गया। उसने मेरी ओर देखकर पूछा कि इज्जत मतलब? मैंने कहा कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। तुम न जाने कितने बड़े बड़े अफसरों से डील करते हो, लेकिन तुम अपने पद की इज्जत नहीं करते। उसने मुझसे पूछा कि ऐसा कैसे कहा आपने? मैंने कहा कि जो काम दिया गया है उसकी इज्जत करते होते तो तुम इस तरह रुखे व्यवहार वाले नहीं होते। देखो, तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं है, तुम दफ्तर की कैंटीन में अकेले ही खाना खाते हो, अपनी कुर्सी पर भी मायूस होकर बैठे रहते हो, लोगों का होता हुआ काम पूरा करने की बजाय अटकाने की कोशिश करते हो। मान लो कि कोई एकदम से 2 बजे तुम्हारे काउंटर पर पहुंचा तो तुमने इस बात का लिहाज तक नहीं किया कि वो सुबह से लाइन में खड़ा रहा होगा और तुमने फटाक से खिड़की बंद कर दी। अब मैंने तुमसे अनुरोध किया तो तुमने कहा कि सरकार से कहो कि ज़्यादा लोगों को बहाल करें। मान लो कि मैं सरकार से कहकर और लोग भी बहाल करा लूँ,
तो क्या तुम्हारी अहमियत घट नहीं जाएगी? हो सकता है कि तुमसे ये काम ही छीन लिया जाए। फिर तुम कैसे IAS, IPA और विधायकों से मिलोगे? भगवान ने तुम्हें मौका दिया है रिश्ते बनाने के लिए, लेकिन आप अपना दुर्भाग्य तो देखो। तुम इसका लाभ उठाने की बजाय रिश्ते बिगाड़ रहे हो। मेरा क्या है, कल भी आ जाऊंगा, परसों भी आ जाऊंगा। ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं काम हुआ तो कभी नहीं होगा। तुम नहीं करोगे तो कोई और बाबू कल करेगा। तुम्हारे पास तो मौका था किसी को अपना एहसानमंद बनाने का, तुम उससे चूक गए। वो खाना छोड़कर मेरी बातें सुनने लगा। मैंने कहा कि पैसे तो तुम बहुत कमा लोगे, लेकिन रिश्ते नहीं कमाए तो सब बेकार है। क्या करोगे पैसे का? अपना व्यवहार ठीक नहीं रखोगे तो तुम्हारे घर वाले भी तुमसे दुखी रहेंगे। यार दोस्त तो है नहीं, ये तो मैं देख ही चुका हूँ। मुझे देखो, मैं अपने दफ्तर में कभी अकेला खाना नहीं खाता हूँ। यहाँ भी भूख लगी तो तुम्हारे साथ खाना खाने आ गया। अरे अकेला खाना भी कोई ज़िंदगी है? मेरी बात सुनकर उसका मन भर गया। उसने कहा कि आपने बात तो सही कही है साहब, मैं अकेला हूँ। पत्नी झगड़ा करके मायके चली गई है। बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। माँ है वो भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करती है। सुबह 4-5 रोटी बना देती है और मैं तनहा खाना खाता हूँ। रात में घर जाने का भी मन नहीं करता है। समझ में नहीं आता कि गड़बड़ी कहाँ है। मैंने हौले से कहा कि खुद को लोगों से जोड़ो, किसी की मदद कर सकते हो तो करो। देखो, मैं यहाँ अपने दोस्त के पासपोर्ट के लिए आया हूँ। मेरे पास तो पासपोर्ट है, मैंने दोस्त की खातर तुम्हारी मिन्नतें भी की निस्वार्थ भाव से, इसलिए मेरे पास दोस्त है, तुम्हारे पास नहीं है। वो उठा और उसने मुझसे कहा कि आप मेरी खिड़की पर पहुँचो, मैं आज ही फार्म जमा करूँगा। मैं नीचे गया, उसने फार्म जमा कर लिया, फीस ले ली और हफ्ते भर में पासपोर्ट बन गया। बाबू ने मुझसे मेरा नंबर मांगा, मैंने अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया और चला आया। कल दिवाली पर मेरे पास बहुत से फ़ोन आए। मैंने करीब करीब सारे ही नंबर उठाए, सबको हैप्पी दिवाली बोला। उसी में एक नंबर से फ़ोन आया, अरविंदर कुमार चौधरी बोल रहा हूँ साहब। मैं एकदम नहीं पहचान सका। तो उसने कहा कि कई साल पहले आप हमारे पास अपने किसी दोस्त के पासपोर्ट के लिए आए थे और आपने मेरे साथ रोटी भी खाई थी। आपने कहा था कि पैसे की जगह रिश्ते बनाओ। तो मुझे एकदम याद आ गया कि मैंने कहा, हाँ जी चौधरी साहब, कैसे हो? उसने खुश होकर कहा कि साहब आप उस दिन चले गए, फिर मैं बहुत ही सोचता रहा। मुझे लगा कि पैसे तो सचमुच ही बहुत लोग दे जाएंगे, लेकिन साथ खाना खाने वाला कोई नहीं मिलता है। सब अपने आप में व्यस्त हैं साहब। मैं अगले ही दिन पत्नी के मायके गया, बहुत मिन्नतें करके उसे घर लाया। वो मान ही नहीं रही थी। वो खाना खाने बैठी तो मैंने उसकी प्लेट में एक रोटी उठा ली और कहा कि साथ खिलाओगी? तो वो हैरान थी, रोने लगी, मेरे साथ चली आई। बच्चे भी साथ चले आए। साहब अब मैं पैसे नहीं कमाता, रिश्ते कमाता हूँ। जो आता है उसका काम कर देता हूँ। साहब आज आपको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फ़ोन किया है। अगले महीने बिटिया की शादी है, आपको आना है। अपना पता भेज दीजिए, मैं और मेरी पत्नी आपके पास आएंगे। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा था कि ये पासपोर्ट दफ्तर में रिश्ते कमाना कहाँ से सीखा है। तो मैंने पूरी कहानी उसे बताई थी। आप किसी से नहीं मिले, लेकिन मेरे घर में आपने रिश्ता जोड़ लिया है। सब आपको जानते हैं। बहुत दिनों से फ़ोन करने की सोचता था, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। आज दिवाली का मौका निकाल कर रहा हूँ। शादी में आपको आना है, बिटिया को आशीर्वाद देने। तो रिश्ता जोड़ा है आपने, मुझे यकीन है कि आप आएंगे। वो बोलता जा रहा था और मैं सुनता जा रहा था। सोचा नहीं था कि सचमुच उसकी ज़िंदगी में भी पैसों पर रिश्ता भारी पड़ेगा, लेकिन मेरा कहा सच साबित हुआ। आदमी भावनाओं से संचालित होता है, कारणों से नहीं। कारणों से तो मशीनें चला करती हैं। पसंद आए तो ये कहानी आपको अपने अजीज दोस्तों को ज़रूर भेजें और इंसानियत की भावना को आगे बढ़ाएं। पैसा इंसान के लिए बनाया गया है, इंसान पैसे के लिए नहीं बनाया गया है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।